म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी जो कि वोलेटिलिटी के साथ साथ लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा कॉर्पस बना करके दे सकता है। मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी की। अगर पिछले एक साल में रिटर्न के हिसाब से मैं सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स को अरेंज करूँ तो तीसरे नंबर पर आता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, जो कि लगभग 60% एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से आपके पैसे को ग्रो कर रहा है। वहीं पर जो टाटा का स्मॉल कैप है, अगर मैं दिखाऊं तो 7वें नंबर पर आता है और ये म्यूचुअल फंड जो है वो लगभग 52% एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से आपके पैसे को ग्रो कर रहा है। अगर मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, एक साल से बढ़ा करके हम लोग 3 साल के हिसाब से अगर देखें तो आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, मैं यहाँ से टाइम फ्रेम को बढ़ा करके 1 साल से 3 साल कर देता हूँ। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा टाटा का जो स्मॉल कैप है वो तीसरे नंबर पर आ जाता है टॉप 3 म्यूचुअल फंड में, और इसने लगभग 29.5% एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर का कॉर्पस बना करके दिया हुआ है। वहीं पर इन्वेस्को इंडिया जो है वो टॉप 5 में शामिल है और ये 5वें नंबर पर आ जाता है लगभग 27.5% एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से। टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और अब मैं 5 साल एनुअलाइज्ड अगर रिटर्न के हिसाब से अरेंज करूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो इन्वेस्को इंडिया है ध्यान से देखिएगा, जो टाटा का स्मॉल कैप है वो टॉप 5 में शामिल है 5वें नंबर पर, और इन्वेस्को इंडिया जो है वो आपको दिखेगा 7वें नंबर पर। यानी कि हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम की बात कर लें, 1 साल, 3 साल, 5 साल, तो ये इन्वेस्को इंडिया और टाटा स्मॉल कैप दोनों टॉप 10 में शामिल हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों फंड की बात करेंगे कि इनमें से अगर एक फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना रहे तो कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये वीडियो काफ़ी सारे फैक्ट्स पर डिपेंडेंट है और बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो के साथ, तो अंत तक जोड़े रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक प्रश्न पर जो कि पूछा गया श्री कृष्ण जी के द्वारा कि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप में कौन सा लॉन्ग टर्म में बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और किस में रिस्क कम हो सकता है। इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। दोनों फंड को कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ग्रीन वाली ग्राफ आपको दिखेगी वो इन्वेस्को इंडिया का है और ब्लू वाली जो आपको ग्राफ दिखेगी वो टाटा का है। अगर मैं 1 साल का टाइम फ्रेम चुनता हूँ, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, मैं 1 साल का टाइम फ्रेम चुनता हूं तो जो इन्वेस्को इंडिया है वो रिटर्न के मामले में आगे निकल जाता है, लगभग 60% का रिटर्न और लगभग 52% का रिटर्न टाटा स्मॉल कैप ने दिया है। लेकिन अगर मैं 3 साल का टाइम फ्रेम चुनता हूं तो 3 साल में टाटा का जो रिटर्न है वो इन्वेस्को इंडिया से ज़्यादा होता है। टाटा ने लगभग 1.5% ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है 3 साल के टाइम फ्रेम में। वहीं पर 5 साल का अगर मैं टाइम फ्रेम लेता हूं तो यहाँ पर भी टाटा आपको ज़्यादा रिटर्न बनाता हुआ दिख रहा होगा, लगभग 1% से इन्वेस्को की तुलना में। ठीक है, लेकिन केवल रिटर्न के बेस पर किसी को हम जज नहीं कर सकते। ठीक है, और भी सारे पैरामीटर्स को हमें देखना होगा, जैसे कि अगर मैं इनके इंसेप्शन की बात करूं कि कौन सा फंड कब लॉन्च हुआ, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा फंड ज़्यादा पुराना है। तो इन्वेस्को इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो फंड था वो 30 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट हुआ था। आज हम लोग 2024 में, यानी इस फंड को 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। वहीं पर जो टाटा का स्मॉल कैप है वो 12 नवंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था, यानी कि इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 12 दिन का गैप है। यानी कि हम लोग ये मोटा मोटी मान सकते हैं कि दोनों फंड लगभग एक ही समय में लॉन्च हुए थे, सिर्फ 12 दिन का गैप है और इस फंड को भी 6 साल का समय लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि दोनों फंड एक ही टाइम में लगभग लॉन्च हुए थे, तो दोनों सेम पुराने फंड आप मान सकते हैं। ठीक है, दोनों फंड को 6 साल का समय हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जो इन्वेस्को इंडिया है उसका एक्सपेंस रेशियो 0.41 है। दोनों फंड जो है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड है, यानी कि जो फंड मैनेजर है एक्टिवली आपके फंड को मैनेज करेगा। तो बाकी के जो स्मॉल कैप होते हैं उनकी तुलना में दोनों का जो एक्सपेंस रेशियो कम है, काफ़ी कम है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पर दोनों के बीच कंपेयर करूँ तो टाटा का जो स्मॉल कैप है उसका एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्को इंडिया से कम है, यानी कि सालाना आपको यहाँ पर कम फी पे करना होगा टाटा स्मॉल कैप में और इन्वेस्को इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा पे करना होगा। लेकिन इससे भी आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये आपको ज़्यादा फीस लेकर के ज़्यादा रिटर्न बना करके दे तो लॉन्ग में ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो किसी भी एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हम किसी को जज नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से बात करें अगर हम लोग फंड साइज की, फंड साइज से हमें ये पता चलता है कि कहीं भविष्य में जाकर के लिक्विडिटी की इशू तो नहीं आएगी कि अचानक से बहुत सारे अगर रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने लगे तो जब फंड मैनेजर के पास ज़्यादा
एक तरीके से लिक्विड अमाउंट होगा या फिर ज़्यादा AUM होगा, तभी तो वो पैसे रिटर्न कर पाएगा टाइम से। तो फंड साइज़ की अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्को इंडिया का जो फंड साइज है वो 5,300 करोड़ का है। वहीं पर टाटा का जो फंड साइज है वो 8,878 करोड़ का है। यानी कि टाटा स्मॉल कैप की अगर हम लोग बात करें तो इसका फंड साइज भी बड़ा है और इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो भी आपको कम देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर रिटर्न की बात करें तो जो टाटा का 3 साल का रिटर्न है वो आपका इन्वेस्को से 2% ज़्यादा है, और वहीं पर 5 साल की बात करें तो टाटा का जो रिटर्न है वो 1% से ज़्यादा है इन्वेस्को से, और 1 साल की बात करें तो इन्वेस्को का रिटर्न टाटा से लगभग 8% यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में टाटा जो है वो बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, और शॉर्ट टर्म में 1 साल की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। अभी जो हमने दोनों फंड का 1 साल, 3 साल और 5 साल का रिटर्न देखा, इससे हमें बहुत ज़्यादा तस्वीर साफ नहीं होती है। इसके लिए हमें रोलिंग रिटर्न की जरूरत पड़ती है। रोलिंग रिटर्न क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस फंड को टोटल 6 साल का समय हुआ है दोनों फंड को, ठीक है, तो हम लोग अगर ये देखें कि अभी हम लोग देख रहे हैं 3 साल के आंकड़े में टाटा जो है वो रिटर्न के मामले में इन्वेस्को इंडिया को पछाड़ रहा है, और 5 साल के भी टाइम फ्रेम में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज के डेट से 3 साल का आंकड़ा देख रहे हैं, मतलब कि पिछले 3 साल का जो हमें डेटा दिखाया जा रहा है आज के डेट से दिखाया जा रहा है। तो अगर हम लोग इन 6 वर्षों को एक छोटे छोटे टाइम फ्रेम में बांट दें, तो इन 6 वर्षों में इस टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो इससे पीछे 3 साल में कौन सा रिटर्न के मामले में आगे है, इस टाइम फ्रेम पर देखें तो इससे पीछे 3 साल में कौन सा टाइम फ्रेम रिटर्न के मामले में आगे है, इससे देखें तो उससे हमें पता चलेगा कि कब कब और किस समय में कौन सा कैसा परफॉर्म किया है। ये रोलिंग रिटर्न हमें बताता है, और इससे आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि कौन सा फंड जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर मैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप के बीच में कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर पिछले 3 साल का स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर आंकड़े देख करके चौंक जाएंगे। यहाँ पर ऊपर जो है इन्वेस्को इंडिया का है और नीचे टाटा का है। एवरेज अगर रिटर्न की बात करें, पिछले 3 साल में अगर एवरेज रिटर्न की बात करें तो एवरेज रिटर्न के मामले में टाटा स्मॉल कैप ने बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है। वहीं पर इन्वेस्को इंडिया जो पिछले 3 साल में मैक्सिमम रिटर्न बना करके दिया है वो 39.33% का बना करके दिया हुआ है, और वहीं पर टाटा जो है वो 47% का रिटर्न बना करके दिया हुआ है। वहीं पर मिनिमम की बात करें तो 19.84% इन्वेस्को ने बना करके दिया है, और मिनिमम जो बना करके दिया है 22% वो टाटा ने बना करके दिया है। तो मैक्सिमम के मामले में और मिनिमम के मामले में दोनों कंडीशन में टाटा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और एवरेज के भी मामले में। वहीं पर ध्यान से देखिएगा कितनी बार 0% से कम रिटर्न दिया गया है इन दोनों फंड के द्वारा। तो कोई भी फंड, इन्वेस्को और टाटा दोनों ने 3 साल के टाइम फ्रेम में कभी भी 0 से कम रिटर्न नहीं दिया है। वहीं पर 0 से 10% के रिटर्न की बात करें तो दोनों फंड कभी भी 0 से 10% के बीच में रिटर्न नहीं दिए हुए। वहीं पर 10 से 20% की बात करें तो जो इन्वेस्को इंडिया है वो 1%, यानी कि 100 में से एक बार इसका रिटर्न जो है वो 10 से 20% के बीच में आया है, लेकिन टाटा का एक बार भी 10 से 20% के बीच में रिटर्न नहीं आया हुआ है। वहीं पर अगर 20 से 30% रिटर्न की बात करें तो जो इन्वेस्को इंडिया है, ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्को इंडिया वो 58.75 यानी लगभग 59 बार, 100 में से 59 बार वो 20 से 30% का रिटर्न दिया है। वहीं पर टाटा जो है वो 100 में से 44 बार 20 से 30% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं पर मोर देन 30% की बात करें, मोर देन 30%, अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो इनका एवरेज लगभग 29% का है और इनका एवरेज लगभग 32% का है। मोटा मोटी हम लोग मान लेते हैं कि दोनों का एवरेज लगभग 30 के आसपास है, क्योंकि ये 30 के आसपास ही है और ये भी लगभग 30 के आसपास ही है। तो मोर देन 30% यानी अपने एवरेज के आसपास कौन सा सबसे ज्यादा भटक रहा है, तो यहां से हमें पता चलेगा इन्वेस्को इंडिया जो है वो 100 में से केवल 40 बार 30% या फिर उससे ज्यादा का रिटर्न बना करके दिया है, जबकि टाटा स्मॉल कैप जो है 100 में से लगभग 56 बार, 55.75 है, यानी लगभग 56 बार, 100 में से 56 बार वो 30% या फिर इससे ज्यादा रिटर्न बना करके दिया है। तो इससे हमें एग्जैक्ट तस्वीर पता चल पाएगी कि टाटा स्मॉल कैप जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, वो ज़्यादा बार अपने एवरेज के बराबर रिटर्न बना करके दे रहा है। यानी इन्वेस्को इंडिया और टाटा में से अगर कंसिस्टेंट की बात करें कि कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है रिटर्न के मामले में, अपने एवरेज के आसपास वो रिटर्न दे रहा है, तो वो टाटा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ से हमें तस्वीर साफ हो रही है। और ज़्यादा रोलिंग रिटर्न की अगर हम लोग बात करें, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वार्टरली सेट कर रखी है, यानी कि हर 3 महीने में हम लोग पिछले 3 साल का डेटा देखेंगे। हम लोग पिछले 3 साल का डेटा देखेंगे, 1 साल का देखेंगे और 5 साल का देखेंगे, हर 3 महीने में। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए, अभी मैंने डेट यहाँ पर सेलेक्ट किया 28 जून 2024 का। इससे
एक क्वार्टर पीछे चलेंगे तो 3 महीने पहले चलेंगे, यानी 28 मार्च 2024 का। उससे 3 महीने पहले चलेंगे, क्वार्टर मैंने सेट कर रखा है, तो दिसंबर में हम लोग चलेंगे। उससे 3 महीने चलेंगे तो 29 सितंबर में चलेंगे। उससे 3 महीने तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग रिटर्न सबका चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक साल में अगर इस डेट में देखें तो इन्वेस्को इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो टाटा से अच्छा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 साल और 3 साल के टाइम फ्रेम में, लेकिन 5 साल के टाइम फ्रेम में टाटा का परफॉर्मेंस अच्छा है। वहीं पर इस डेट की बात करें मार्च 2024 में, तो इन्वेस्को इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो 1 साल में बेहतर है, लेकिन 3 साल के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे और 5 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो टाटा का परफॉर्मेंस बेहतर है। वहीं पर दिसंबर 2023 की बात करेंगे तो 1 साल के टाइम फ्रेम में इन्वेस्को का बेहतर है, वहीं पर 3 साल की बात करेंगे और अगर 5 साल की बात करेंगे तो टाटा का परफॉर्मेंस बेहतर है। वहीं पर थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, सितंबर 2023 की बात करते हैं, तो सितंबर 2023 में इन्वेस्को का जो परफॉर्मेंस है वो 1 साल में और 3 साल में दोनों कंडीशन में वो टाटा से पिछड़ जाता है, क्योंकि टाटा का जो परफॉर्मेंस था 1 साल में 29% और 3 साल में 38.76%, जो कि इन्वेस्को से कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि जो आज आपको इन्वेस्को इंडिया पिछले 1 साल में परफॉर्मेंस के हिसाब से टॉप पर दिख रहा है, इन दोनों के कंपैरिजन की बात की जा रही है। वहीं पर अगर आप सितंबर 2023 में देखते तो टाटा आपको ऊपर दिखता रिटर्न के मामले में। अब यहाँ पर 5 साल का डेटा नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि 2023 से पीछे 5 साल अगर आप जाते हैं तो 2018 सितंबर का समय होगा, जबकि ये दोनों फंड जो हैं वो अक्टूबर और नवंबर में लॉन्च हुए थे, इस वजह से 5 साल का यहाँ पर डेटा नहीं शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से जून 2023 की बात करें तो आप देख लीजिए, इन्वेस्को का जो परफॉर्मेंस था वो 31% और 36% था 1 साल और 3 साल में, और उससे कहीं ज़्यादा टाटा का परफॉर्मेंस है। उसी प्रकार से अगर मार्च 2023 की बात करेंगे तो इन्वेस्को जो है 1 साल में सिर्फ 1.31% का रिटर्न दिया था, जबकि टाटा स्मॉल कैप जो है वो 14.70 का रिटर्न दिया था 1 साल में। वहीं पर 3 साल का रिटर्न की बात करें तो वो भी टाटा कहीं बेहतर है इन्वेस्को से। उसके बाद से अगर हम लोग दिसंबर 2022 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, दिसंबर 2022 की बात करें तो इन्वेस्को जो है वो 0.4% का रिटर्न दिया था, जबकि टाटा जो है वो 9% का रिटर्न दिया था। तो बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर। इसके बाद से 3 साल के भी आंकड़े में अगर आप देखेंगे तो टाटा कहीं आगे है इस इन्वेस्को से। उसके बाद से सितंबर 2022 की बात करेंगे तो इन्वेस्को का रिटर्न 1 साल का जो 6% था, और वहीं पर टाटा का रिटर्न लगभग 13% के आसपास था, और 3 साल का भी रिटर्न टाटा का बेहतर है। वहीं पर जून 2022 की बात करेंगे तो इन्वेस्को जो है पिछले 1 साल में माइनस में रिटर्न दिया था, और ये 3.76% का रिटर्न दे रहा था। वहीं पर 3 साल के रिटर्न में भी टाटा कहीं आगे है। इन्वेस्को के अगर हम लोग रिटर्न की बात करें मार्च 2022 में, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर जो रिटर्न है इन्वेस्को का आपको बेहतर दिखेगा 36%, और उससे 2% कम है टाटा का, और 3 साल में के टाइम फ्रेम में भी इन्वेस्को आपको आगे दिखेगा। थोड़ा सा और मैं डेटा को पीछे ले चलता हूँ ताकि और ज़्यादा तस्वीर आपके सामने स्पष्ट हो। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ 2021 दिसंबर की, तो यहाँ पर आपको 3 साल और 1 साल दोनों के टाइम फ्रेम में टाटा आपको आगे दिखेगा। वहीं पर अगर हम लोग बात करें सितंबर 2021 की, तो अब 1 साल के टाइम फ्रेम में टाटा आपको आगे दिख रहा है। उसके बाद से जून 2021 की बात करें तो टाटा आपको कहीं आगे दिख रहा है। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें मार्च 2021 की, तो इसमें भी टाटा आपको 1 साल के टाइम फ्रेम में आगे दिख रहा है। अब 3 साल का टाइम फ्रेम क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि 2021 से 3 साल जब आप पहले जाएंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि वो जो फंड का इंसेप्शन डेट है वो इसमें कवर ना हो रहा हो, इस वजह से डेटा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, चलिए, इसके बाद से अगर दिसंबर 2020 की अगर हम लोग बात करें तो टाटा का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डाउन हुआ था इन्वेस्को से। वहीं पर अगर हम लोग बात करें सितंबर 2020 की, तो टाटा का परफॉर्मेंस फिर डाउन हुआ था इन्वेस्को से। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें जून 2020 की, तो टाटा जो है वो ज़्यादा रिटर्न माइनस में दिया था, यानी इनका परफॉर्मेंस बेकार था इन्वेस्को से। वहीं पर अगर हम लोग बात करें 2020, यानी ये कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना में अगर आप देखेंगे तो टाटा का परफॉर्मेंस और ज़्यादा गिरा था, वहीं पर इन्वेस्को का परफॉर्मेंस थोड़ा इससे बेहतर था। ठीक है, वहीं पर अगर 2019 की बात करेंगे तो इन्वेस्को का रिटर्न थोड़ा सा इससे ज़्यादा था टाटा से। तो अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा बार जो टाटा है वो इन्वेस्को को पछाड़ता है, वहीं पर कम बार वो टाटा को इन्वेस्को पछाड़ पाता है। यानी कि अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो टाटा जो है वो इन्वेस्को से ज़्यादा कंसिस्टेंट दिख रहा है रिटर्न बनाने के संदर्भ में, या फिर अपने एवरेज के आसपास रिटर्न देने के संदर्भ में। तो इन दोनों के बीच में अगर रोलिंग रिटर्न के बीच के कंपेयर के रिजल्ट की बात करें तो टाटा जीत जाता है इन्वेस्को से। कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेंगे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की। तो यहाँ पर अगर मैं आपको
दिखाने की कोशिश करूं तो टोटल जो इनकी होल्डिंग है वो 75 स्टॉक्स में है, ठीक है। इन्वेस्को इंडिया की होल्डिंग 75 स्टॉक्स में है। और अगर इनके होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इनका 98% जो है वो इक्विटी में एक्सपोजर है और कैश में एक्सपोजर 1.8% के आसपास है। इनके कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इनका जो बीटा है वो 0.75 का है। बीटा हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा। अगर बीटा का वैल्यू रेफरेंस पॉइंट 1 या फिर उससे ज़्यादा होता है यानी ये अपने बेंचमार्क की तुलना में ज़्यादा वोलेटाइल माना जाता है, जबकि इनका बेंचमार्क की तुलना में बीटा का वैल्यू कम है तो ये अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल माना जाएगा। और अल्फा भी यहाँ पर पॉजिटिव में काफ़ी डिसेंट है। तो ये यहाँ पर आप टेक्निकल डेटा देख पा रहे होंगे। शार्प की अगर हम लोग बात करें तो शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, एक डेट और दूसरा इक्विटी। डेट वाला जो एक्सपोजर होता है वो रिस्क फ्री माना जाता है क्योंकि वहां पर आपको 7 से 8% रिटर्न फिक्स देखने को मिलेगा। लेकिन जो इक्विटी वाला एक्सपोजर है वहां पर रिस्क होता है। अब जब आप रिस्क ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि जब आप रिस्क ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना करके मिले। तो ऐसे शार्प रेशो हमें यह बताता है कि कोई भी फंड अगर रिस्क को हटा दिया जाए, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को हटा दिया जाए, मतलब कि उस एक्सपोजर को हटा दिया जाए जो कि डेट में जा रहा है, उसके बाद जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो कितने का है वो हमें शार्प रेशो बताता है। ये पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है शार्प रेशो का वो क्या होता है, वो ये होता है टोटल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन वो वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए कि इन्वेस्को इंडिया ने जो एवरेज रिटर्न हमें बना करके दिया था, मान लीजिए 29 दशमलव समथिंग का था, लगभग 30 के आसपास उनका एवरेज था। तो इसके ऊपर कितना मार्केट ऊपर जाने पर ये ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे गिरने पर कितना नीचे जाएगा, यानी कि अपने एवरेज पॉइंट से कितना ज़्यादा और कितना कम रिटर्न ये बना करके दे सकता है, यानी इतने रेंज में ये क्या करेगा, ऊपर नीचे वेरी करेगा। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना रिटेल इन्वेस्टर के लिए बेहतर है क्योंकि वो अपने एवरेज के आसपास भटकेगा। जितना ज़्यादा होगा उतना ये फंड और ज़्यादा वोलेटाइल होता चला जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टेन्योर रेशियो जो होता है वो भी फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन यहां पर डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करते हैं और यहां पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं ये अप साइड वाला ना लेकर के केवल डाउन साइड वाला लेते हैं। डाउन साइड वाला यानी ये अपने एवरेज वैल्यू से मार्केट करेक्ट होने के कंडीशन में कितना नीचे जा सकती है, और ये पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। क्यों पॉजिटिव में ज़्यादा होगा तो बेहतर है? क्योंकि देखिए ये जो पूरा यहाँ पर फ्रैक्शन है, ये इसका वैल्यू हाई कब आएगा, जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, और डिनोमिनेटर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये कम होगा तभी तो इसकी पूरी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा यानी मार्केट गिरने पर ये कम गिरेगा, यानी ये कम वोलेटाइल माना जाएगा। तो ये हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। तो सारे टेक्निकल पॉइंट्स को आप ध्यान में देख लीजिए, इनका डेटा आप ध्यान में देख लीजिए। ये फंड अल्फा काफ़ी अच्छा जनरेट करके दे रहा है, बीटा भी इनका काफ़ी डिसेंट है, ठीक है, और बाकी डाउन साइड प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें भी इनका ठीक ठाक है। अब एक बार टाटा के बारे में बात कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर अगर इनका टेक्निकल पॉइंट्स में दिखाने की कोशिश करूँ तो इनकी जो होल्डिंग है वो 52 स्टॉक्स में है, जबकि वहाँ पर उनकी होल्डिंग इन्वेस्को में 75 के आसपास थी। अगर इनके होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इनका इक्विटी में एक्सपोजर 92.3% का है, और कैश में ये होल्ड करके रखे हुए हैं। ये इन्वेस्को इंडिया से ज़्यादा कैश में होल्ड करके रखे हुए हैं क्योंकि मार्केट इस समय वोलेटाइल नेचर का है। हो सकता है फंड मैनेजर इस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हो कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है और अगर इनको मौका मिलता है तो ये अपना पैसा और ज़्यादा इक्विटी में डाल सकते हैं। इस वजह से स्ट्रेटजी की वजह से कई फंड मैनेजर जो हैं वो कैश होल्ड को बढ़ा करके रख देते हैं, ठीक है। अगर इनका बीटा की बात करें तो इनका बीटा का वैल्यू देखिए 0.70 है, जो कि इन्वेस्को से बेहतर माना जाएगा क्योंकि ये फंड इन्वेस्को से इस टेक्निकल पॉइंट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि कम वोलेटाइल है बेंचमार्क की तुलना में। वहीं पर अल्फा जो है इनका काफ़ी बेहतर है, जो इन्वेस्को था उससे उनका 6 दशमलव समथिंग था, इनका 8.34 है। जो अल्फा होता है वो हमें ये बताता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। तो टाटा का 3 साल और 5 साल में इन्वेस्को को पछाड़ने का रीज़न ही ये है कि ये आपको ज़्यादा अल्फा जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है। और इनका ये डेटा भी आप देख सकते हैं जो कि पॉजिटिव में है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो अगर मोटा मोटी पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स की बात मैं करूं तो टाटा का अल्फा ज़्यादा है, इनका बीटा इन्वेस्को से कम है। तो दोनों कंडीशन में दोनों टेक्निकल पॉइंट्स हमें टाटा के बारे में बताते हैं कि ये फंड अच्छा परफॉर्म करेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो टाटा का एक्सपेंस रेशियो है वो इन्वेस्को से कम है। टाटा का फंड साइज अगर देखें तो वो इन्वेस्को से ज़्यादा है, और
पिछले 3 साल और 5 साल के डेटा के हिसाब से टाटा ने अच्छा परफॉर्म किया है इन्वेस्को की तुलना में, और रोलिंग रिटर्न में भी हमने देखा तो ज़्यादा बार जो है वो टाटा ने इन्वेस्को से आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक फंड सेलेक्ट करना रहे तो बेहतर ऑप्शन आपके लिए टाटा स्मॉल कैप हो सकता है। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो अपना खुद का रिसर्च और अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, इस वजह से प्रॉपर रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोनों में से रिस्क किस में कम है, ये भी सर का प्रश्न था। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जब भी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क तो इन्वॉल्व रहेगा, चाहे आप किसी भी फंड को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वोलेटाइल नेचर के फंड्स होते हैं। और यहाँ पर जब मार्केट करेक्ट होगा तो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप कैटेगरी ही गिरता है। तो कितना भी आप रिसर्च करके शार्प रेशियो, शॉर्टेनर रेशियो, जितना भी आप रिसर्च करके अगर आप बेहतर से बेहतर फंड भी सेलेक्ट करेंगे तो जब मार्केट करेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिक सबसे ज़्यादा ही गिरेगा स्मॉल कैप कैटेगरी। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, कम से कम 10 साल का विजन है, तभी आप स्मॉल कैटेगरी में जाइएगा, अन्यथा की कंडीशन में स्मॉल कैटेगरी से आप दूर रहने के लिए सोच सकते हैं और मिड कैप कैटेगरी और लार्ज कैप कैटेगरी को कंसीडर कर सकते हैं। जब भी आपका 10 साल से कम का समय है तो आप स्मॉल कैप से दूर रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नेचर के ये फंड्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों में से रिस्क दोनों में है, दोनों में रिस्क है, चाहे आप कितना भी शार्प रेशियो, शॉर्टेनर रेशियो और भी टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन जब मार्केट करेक्ट होगा तो दोनों फंड गिरेंगे। हो सकता है कोई 1% कभी कम गिरे, हो सकता है दूसरा वाला कभी 1% कम गिरे, लेकिन गिरेंगे दोनों। ठीक है, तो कम से कम 10 साल का टाइम होराइजन है, तभी आप स्मॉल कैप को कंसीडर करिएगा। अगर कोई एक ऐसा रिटेल इन्वेस्टर है जो ये सोचता है कि क्यों ना मैं दोनों में इन्वेस्ट कर दूं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर दोनों के बीच में अगर मैं पोर्टफोलियो ओवरलैप की बात करूं तो मात्र 4% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है। पोर्टफोलियो ओवरलैप हमें ये बताता है कि दोनों में जो स्टॉक्स हैं उनमें कितना स्टॉक कॉमन है। तो दोनों के बीच में सिर्फ 4% स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है, जो कि परमिसिबल है। अगर आप 20% तक देखें, 20 से 25% तक, तो परमिसिबल होता है। अगर ओवरलैपिंग आ रही है तो आप दोनों में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों में करना ही चाहते हैं तो एक आप टाटा को ले सकते हैं और दूसरा टॉप परफॉर्मेंस देने वाले, पिछले लॉन्ग टर्म से अच्छे रिटर्न देने वाले लॉन्ग टर्म से, जैसे कि आप निपॉन इंडिया को कंसीडर कर सकते हैं जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। इसके अलावा एसबीआई स्मॉल कैप को कंसीडर कर सकते हैं जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और काफ़ी लंबे समय से अच्छा रिटर्न रिटेल इन्वेस्टर्स को बना करके दे रहा है। तो इन दोनों में से अगर एक सेलेक्ट करना रहे तो रिसर्च और जो हमने एनालिसिस किया वो ये कहती है कि टाटा आउट परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग टर्म में, अभी तक के इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। भविष्य में कैसा होगा वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से टाटा जो है इन्वेस्को को पछाड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, आप अपना डिसीजन कभी भी 1 साल के रिटर्न के हिसाब से मत लीजिएगा, बल्कि जितना मैक्सिमम आप उसको कंपेयर कर पाएं, जितना लॉन्ग टर्म में, उतना आपके लिए बेहतर रिजल्ट एनालिसिस का सामने आता है। और जितना हमारे पास डेटा अवेलेबल था, चूंकि दोनों फंड 6 ही साल पुराने हैं, तो मैक्सिमम हम 5 साल तक ही कंपेयर कर सकते हैं, और 5 साल के कंपेरिजन के हिसाब से टाटा बेहतर निकल करके आ रहा है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप से। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।